हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 19 अक्टूबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यूज़ ले रहे हैं कि सरकार ने किसानों को दिया है एमएसपी का तोहफा। एमएसपी होता है जिस प्राइस से जो खरीदार हैं वो नीचे नहीं खरीद पाएंगे। अगर एमएसपी जो जैसे कि मान लीजिए गेहूं का एमएसपी 110 रुपये बढ़ाया गया है, जो अब हो गया 2125। अब इससे नीचे यानी कि मान लीजिए 2000 में भी कोई इसको नहीं खरीद पाएगा, कोई सरकारी केंद्र पर इसे 2000 में नहीं खरीदा जाएगा, इससे ज़्यादा ही किसानों को मिलेगा। तो एक तोहफा दिया गया है जिसमें कि तिलहन फसलों पर 400 रुपये बढ़ाया गया है और गेहूं पर 110 रुपये। इस तरीके से गेहूं हो गया 2125 का, और यहाँ पर जो सरसों का समर्थन मूल्य है वो है 5450 रुपये हो गया है। फसलों के समर्थन मूल्य में 100 रुपये से लेकर 500 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। और नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की मंगलवार को हुई बैठक में कृषि मंत्रालय के एमएसपी में वृद्धि के प्रस्ताव पर बिना किसी संशोधन के मुहर लगा दी गई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, और नेक्स्ट न्यूज है कि आतंकियों के लिए नहीं हो कोई सुरक्षित जगह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों, भ्रष्टाचारियों, तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर बल देते हुए साफ किया है कि इसके लिए दुनिया में कोई भी सुरक्षित जगह नहीं होनी चाहिए। इंटरपोल की 90वीं महासभा का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने मौजूदा समय में इनसे खतरे की तीव्रता को लेकर विश्व समुदाय को आगाह किया है और कहा है कि इस वैश्विक खतरे का स्थानीय समाधान नहीं हो सकता है। आतंकवाद, संगठित अपराध, अवैध शिकार और मादक पदार्थों की तस्करी को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इनसे निपटने के लिए इंटरपोल को नई तकनीक के साथ ही नई रणनीति बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और वित्तीय अपराध कई देशों में आम आदमी के जीवन को मुश्किल बना रहे हैं। गरीबों के पैसे को भ्रष्ट लोग कई देशों में छुपा रहे हैं। भ्रष्टाचार से की गई कमाई का हिस्सा आतंकवादी और आपराधिक कृत्यों को बढ़ावा देने में उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज। विधायिका को कानून बनाने का आदेश नहीं दे सकता कोर्ट, ये स्टेटमेंट दिया है केंद्र सरकार ने। सभी नागरिकों के लिए समान कानून यानी समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड को लेकर केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। केंद्र सरकार का मानना है कि समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण गंभीर मुद्दा है और उस पर आगे बढ़ने से पहले गहराई से अध्ययन व विचार विमर्श की जरूरत है। लेकिन इस बारे में कानून बनाने को लेकर कोर्ट कोई आदेश नहीं दे सकता है। समान नागरिक संहिता से जुड़े मुद्दे उठाने वाली विभिन्न याचिकाओं का जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि समान नागरिक संहिता की मांग करने वाली याचिकाएं स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि कानून बनाना संसद का संप्रभु अधिकार है और बाहरी शक्तियां या अथॉरिटी उसे कोई विशेष कानून बनाने का आदेश नहीं दे सकती। नेक्स्ट न्यूज है, नया युग सिर्फ चीन का नहीं। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के एक हिस्से से सैनिकों की वापसी के बावजूद भारत और चीन के रिश्ते अभी सामान्य नहीं हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नए युग में चीन की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर आयोजित सेमिनार में चीन की तरफ से द्विपक्षीय रिश्तों को सामान्य बनाने की कोशिश को सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि भारत ने पूर्व में जिस तरह से आत्मनियंत्रण की नीति अपना रखी है वह पुरानी बात हो गई है। विदेश मंत्री ने बेहद अर्थपूर्ण शब्दों में कहा कि नया युग सिर्फ चीन का नहीं है। सेमिनार का आयोजन कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंटर फॉर कंटेम्परेरी चाइना स्टडीज की तरफ से किया गया था। विदेश मंत्री ने अपने भाषण के कुछ बिंदुओं को इंटरनेट मीडिया साइट के जरिए सार्वजनिक किया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज है कि देश में जारी रहेगा मास्क पहनना और कोरोना उपयुक्त व्यवहार। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए और अत्यधिक
संक्रामक सब वेरिएंट के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। बदलते हालात पर विचार करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की है। सूत्रों ने बताया कि बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि देश में मास्क पहनना और कोरोना उपयुक्त व्यवहार जारी रहेगा। सूत्रों ने यह भी बताया कि वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और वरिष्ठ अधिकारियों ने निगरानी और जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने की सिफारिश की है। बैठक में नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल, कोरोना पर कार्यकारी समूह के चेयरमैन एन.के. अरोड़ा और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से, और इसमें पहली न्यूज हम ले रहे हैं कि त्योहारी खरीद में अब भी चीन का वर्चस्व। देश में बनी वस्तुओं को अपनाने और उसके प्रसार की लाख कोशिशों के बावजूद त्योहारी खरीद में अब भी चीन का वर्चस्व कायम है। घरों को सजाने के लिए लगाई जाने वाली लाइट से लेकर अधिकतर गिफ्ट आइटम चीन निर्मित दिख रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि एलईडी लाइट का भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से घोषित प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई पर अमल शुरू होते ही चीन से होने वाले आयात पर फर्क दिखाई पड़ेगा। मोबाइल फोन निर्माण से जुड़ी पीएलआई स्कीम पर अमल शुरू होने के बाद भारत मोबाइल फोन के बड़े आयातक की जगह बड़ा निर्यातक बन गया है। नेक्स्ट न्यूज है कि सस्ती हवा यात्रा के लिए एटीएफ पर टैक्स घटाएं राज्य। नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वो हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले एयर टरबाइन फ्यूल पर स्थानीय शुल्कों में कटौती करें। राज्यों के उड्डयन मंत्रियों के साथ सालाना बैठक को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा कि देश में हवाई जहाजों की सेवा लेने वालों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में एटीएफ पर टैक्स घटाने से किसी को घाटा नहीं होगा। हालांकि इस कदम से न केवल हवाई यात्रा सस्ती होगी बल्कि विमानन क्षेत्र और जनता को फायदा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय एविएशन सेक्टर का चुनौतीपूर्ण काल समाप्त हो गया है और अब सबसे तेज गति से सुधार का समय आ गया है। केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नेक्स्ट न्यूज है सौर ऊर्जा के लिए 1 लाख करोड़ डॉलर का इंतजाम करना चुनौती। पहले कोरोना महामारी और उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता और कीमतों में जिस तरह की अनिश्चितता पैदा हुई है उसने सौर ऊर्जा और दूसरे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का महत्व बढ़ा दिया है। समस्या यह है कि दुनिया के गरीब और विकसित देशों को सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए बड़े पैमाने पर फंड की जरूरत है। सोमवार को नई दिल्ली में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5वीं वार्षिक बैठक में इस मुद्दे पर काफी गंभीर चर्चा हुई है। बताया गया है कि आईएसए ने वर्ष 2030 तक पूरी दुनिया में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ डॉलर के इंतजाम का रोड मैप तैयार किया है। इस रोड मैप की जानकारी मिस्र में होने वाले आगामी COP27 सम्मेलन में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज, इंटरनेशनल पेज। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने गलतियों के लिए माफी मांगी है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान लिए आर्थिक फैसलों के लिए माफी मांगी है। इसमें कुछ फैसलों पर लिए गए यू टर्न भी शामिल हैं। ट्रस ने बीबीसी से कहा है कि मैं जिम्मेदारी स्वीकार करती हूं और जो गलतियां हुई हैं उसके लिए माफी मांगती हूं, लेकिन पद नहीं छोड़ रही हूं। साथ ही सफाई देते हुए कहा कि मैं उच्च करों की समस्या से निपटने के लिए लोगों को उनके ऊर्जा बिलों में मदद करना चाहती थी, लेकिन हमने इसमें काफी तेजी दिखाई जो गलत साबित हुई है। अपने नए चांसलर जेरेमी हंट द्वारा उनके पूरे टैक्स कटौती के एजेंडे को पलटने के बाद पहली बार बोलते हुए ट्रस ने सोमवार रात स्वीकार किया कि हमसे गलतियां हुई हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह कहीं नहीं जा रही हैं और अगले आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी का नेतृत्व करेंगी। उसके बाद आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज पर। श्रीलंका के शेहान करुणातिलक ने जीता 2022 का बुकर पुरस्कार। श्रीलंकाई लेखक शेहान करुणातिलक को उनके दूसरे उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा
के लिए लंदन में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2022 का विजेता घोषित किया गया है। इस उपन्यास में गृह युद्ध से घिरे श्रीलंका की जानलेवा तबाही के बीच जांच में मृत्यु के बाद के जीवन की पड़ताल दिखाई गई है। लंदन में सोमवार रात एक समारोह में पुरस्कार के रूप में 50,000 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के इस प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार को जीतने वाले 47 वर्षीय करुणा तिलक 1992 में द इंग्लिश पेशेंट के लिए यह पुरस्कार जीतने वाले माइकल ओजांडे के बाद दूसरे श्रीलंकाई हैं। द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा अपने शीर्षक फोटोग्राफ की कहानी है जो 1990 में मरने के बाद स्वर्ग के वीजा कार्यालय की तरह प्राप्त होने वाले स्थान पर पहुंचता है। माली को यह नहीं मालूम कि उसे किसने मारा है। जिन्हें वह बहुत प्यार करता है उनसे संपर्क के लिए उनके पास 7 चांद हैं। इस दौरान उसे श्रीलंका के गृह युद्ध के अत्याचारों से जुड़ी तस्वीरों का जखीरा मिलता है जो सामने आ जाएं तो देश को हिला देते हैं। चलिए, तो ये आज का यानी 19 अक्टूबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।